एस के पाठक, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गन्ने में पेड़ी प्रबंधन के बारे में। अभी बहुत सी चीनी मिलों में गन्ने की पेराई का काम चल रहा है और गन्ने की पेराई का काम चल रहा है, इसका मतलब गन्ने की कटाई चल रही है। और पौधे गन्ने की कटाई के बाद किस तरीके से हम पेड़ी प्रबंधन करें ताकि पौधे गन्ने के बराबर हम पेड़ी से पैदावार ले सकें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई पेड़ी की फसल में उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं जिस तरीके से बावा गन्ने में ध्यान देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो पैदावार होती है पेड़ी की वो काफी कम हो जाती है। जबकि ये देखा जाए तो हमारी पेड़ी की जो फसल है हम 25 से 30% कम लागत करके उतनी ही पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे पेड़ी प्रबंधन के बारे में और इस पे बड़ी विस्तृत जानकारी के साथ हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, यहाँ पे एग्रोनॉमी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सीड के डोनर है, एक लंबा अनुभव आपके पास है। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर साहब पेड़ी प्रबंधन पे इस समय जो समसामयिक चर्चाएं हैं, किसान भाई कैसे पेड़ी से अच्छी पैदावार लें। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि पेड़ी की खेती पे हमारे 25-30% लागत कम आती है, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक संस्कृतियों को पालन करें, ध्यान पूर्वक अच्छे प्रबंधन के साथ पेड़ी गन्ने की खेती करें तो निश्चित रूप से कुछ वैरायटी है जिसमें बावा गन्ने से कम पैदावार है। तो क्या क्या बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखें तो पेड़ी गन्ने की पैदावार अच्छी है। इसके लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, जिस खेत से पेड़ी गन्ना लेना हो उस खेत में बावा गन्ने का भी वैज्ञानिक सूत्रों के अनुसार उसकी बुआई से लेकर कटाई तक जितने भी कल्चर ऑपरेशन होते हैं, खाद बीज रसायन संबंधित सिंचाई संबंधित सभी कार्य जो है सुचारू रूप से होते हैं। उसमें आपके बावा गन्ने की पैदावार अच्छी मिलती है और साथ ही साथ पेड़ी गन्ने की भी पैदावार आपको अच्छी मिलेगी, तो आपको ज्यादा जैसे जिन खेत में आपको पेड़ी लेना हो उसमें पहले ये देख लें उसमें कौन सी किस्में हैं। तो जो अभी लेटेस्ट 4-5 वेराइटीज लोकप्रिय आपको साबित हो रही हैं उसमें आपके जैसे 14201 है, 13235 है, 15023 है, अभी लेटेस्ट हमारी एक गन्ना वेराइटी निकली है वो 17221, इसकी भी पेड़ी बहुत अच्छी है। कुछ किसान भाइयों को उसको मिनी किट के माध्यम से बीज मिला है, उसको भी ये आगे बढ़ाएंगे और इसकी भी पेड़ी अच्छा दे सकते हैं। तो वेराइटीज का सिलेक्शन, इसके बाद जिस समय बुआई कर रहे हैं पहले अपने मिट्टी का जांच करा के बावा खेती जब कर रहे हैं उसी समय उसमें जो रिकमेंडेड बीज और खाद और उर्वरक है वो उसको उसमें डालें, जिससे अगर आपको संतुष्टि मिल गई है खाद की तो जितना रिकमेंडेशन है उसमें जिस तत्व कमी है उसको जरूर पूर्ति कर दें। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है पेड़ी गन्ने में किसान यूरिया के अलावा अलग से फर्टिलाइजर नहीं देता है, तो बावा गन्ने में जिन जिन तत्वों की खेत में कमी है उसको अवश्य डाल दें। और साथ ही आपको बताया भी गया है कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश की भूमि में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो 0.5 के नीचे जा रही है, तो निश्चित रूप से अगर वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मेंटेन करेंगे बावा गन्ने के साथ साथ पेड़ी गन्ने की पैदावार अच्छी होगी। तो बोते समय ही उसमें अगर गोबर की खाद डालना है तो 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर खाद डाल दें, पेस्टमेट अगर मिल जाता है तो 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर डाल दें। आजकल किसान भाई वर्मी कंपोस्ट भी पा रहे हैं तो 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी समय निकाल के अच्छे तरह से गन्ने की बुआई करें। और उसके साथ साथ जो भी संतुष्टि है उसके हिसाब से उसका समय से खाद देना, सिंचाई करना और निराई गुड़ाई के साथ साथ बधाई भी अवश्य करें जिससे गन्ना गिरे, क्योंकि गन्ना गिर जाता है तो उससे भी आपका फुटाव हो जाता है। एक तो आपका बीज गन्ने की क्वालिटी खराब होती है, साथ ही पैदावार और चीनी मिलकर चीनी बन जाती है। ये जिस खेत में अच्छे हुए होंगे उसमें गैप्स कम होता है, यानी खेत में अगर गैप 10% से अधिक हो गया तो उसमें बावा गन्ने की उपज प्रभावित ही होती है, साथ ही साथ पेड़ी गन्ने की उपज अधिक प्रभावित होती है। तो जिन खेतों में अगर गैप 10 से ज्यादा है उसमें पेड़ी की खेती ज्यादा मतलब लाभदायक नहीं होती है। इसको आपको ध्यान रखना है, हमारा जो खेत में गैप है वो 10% से कम होगा तो आप इजिली इकोनॉमी के लिए उसको मैनेज कर सकते हैं, अच्छी पेड़ी की पैदावार ले सकते हैं। अब इस तरह जो खेत आपका बावरा इन्हीं खेतों का चुनाव करें और खासकर जो आपके बावा गन्ने फरवरी मार्च में कटते हैं उनका फुटाव अच्छा होता है। ऐसे खेतों पर वैज्ञानिक संशोधित के साथ खेती करेंगे निश्चित रूप से बावा गन्ने से कम पैदावार आप नहीं पाएंगे। आज अगर देखें तो महीना अप्रैल चल रहा है, इसके पहले जो भी किसान भाई फरवरी मार्च में गन्ना कटा हुआ होगा उसको समय से सिंचाई करके उसमें जो भी पत्तियां होंगी उसको बिछा के उसमें ट्रेस मल्चर चला के जो भी रिकमेंडेड फर्टिलाइजर है, ज्यादातर अगर बावा गन्ने में आप संतुलित खाद दिए हो केवल यूरिया देने की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको बताया गया है 1 हेक्टेयर में लगभग 490 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ती है, तो उसकी आधी मात्रा लगभग 245 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में पहले सिंचाई के बाद दे दें। बाकी जो दूसरी डोज है वो मई के लास्ट तक दे देना चाहिए, यानी मानसून होने से पहले। तो अगर एकड़ में देखें तो 100 किलोग्राम आपको एक बार में टॉप ड्रेसिंग शुरू करना है पहले सिंचाई के बाद, और दूसरी आपको जिसमें उसमें टिलरिंग हो रही है वो मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में
ये तो हुई खाद की मात्रा। अब मेन बात आती है जो पत्ती आपको खेत में पड़ी रहती है। पहले ज्यादातर किसान उसके महत्व नहीं जानते थे, उसको जला देते थे, और तब उस समय सुविधा भी नहीं थी। आज देख रहे हैं गन्ना विकास विभाग हर चीनी मिल क्षेत्र में हर समिति पे आपको एक तो टेस्ट मल्चर दे दिया है, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस दे दी है कि आप जो भी खेत में पत्ती है उसको सुचारू रूप से बिछा दें, इसके बाद उसमें टेस्ट मल्चर चला दें, जिससे उसकी चैपिंग हो जाए। तो जो और जो उसमें अनवांटेड कुछ खरपतवार है या कहीं फूट वगैरह उभरे है, ज्यादा ऊंचाई कट गए, वो एक बराबर से इस तरह से उसकी स्टेबल सेविंग भी हो जाती है। और जो पत्तियां हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में एक कंपैक्ट सिचुएशन में उसमें खरपतवार भी नहीं आता है, और बाद में आसानी से ये सड़के खाद के रूप में पौधों को मिल जाता है। इसके बाद सिंचाई करें। सिंचाई से करने के बाद जो रैटून मैनेजमेंट डिवाइस है, इसको आप जो आपके क्षेत्र में है, चाहे समितियों पे रहती है, उनको आप किराए पर मिल रहा है, अपना ट्रैक्टर ले जाके उनको ले आए और उसको जरूर चलाएं। क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि एक ही साथ आपका गुड़ाई का काम, आप बेयरिंग का काम, स्टेबल सेविंग का काम, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का काम, ये सब एक साथ हो जाता और कम खर्चे में कम समय में। ये रैटून मैनेजमेंट डिवाइस जरूर यूज करें। और इसके बाद फिर आपको उसमें देखना है पहली सिंचाई के बाद कहाँ कहाँ गैप है। अगर उसमें कहीं गैप दिख रहा है, इसके लिए देख रहे हैं जो सिंगल बड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी आप प्लांटलेट्स तैयार करते हैं ट्रे में, तो जहाँ गैप हो, चाहे वो महिला समूह से ले ले, चाहे आप खुद तैयार किए हों, तो उसको ले जाके गैप फिलिंग करके तुरंत सिंचाई कर दें और आपका वो जो पौधा है वो सब सर्वाइव कर जाएगा। तो जो 8-10% गैप है ये मेंटेन हो जाएगा, जिससे आपकी जो पेड़ी की उपज घटती है उससे आप बचा लेंगे और आपको ज्यादा फायदा होगा। ये तो हुआ गैप फिलिंग बात। अब बात आती है उसमें और क्या चीजें दी जाए। अगर आप बावक गन्ने में संतुलित के हिसाब से खाद नहीं दे पाए हैं तो 2-4 जगह से आप मिट्टी अगर लेके जांच करा लें, अगर किसी तत्व की कमी है तो संतुलित के हिसाब से उस पोषक तत्व को अवश्य दें। सपोज दैट आपके खेत में जिंक की कमी है या सल्फर की कमी है तो उसको देना अति आवश्यक है। अगर फास्फोरस पर्याप्त है तो उसमें डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट दें, लेकिन जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जैसे आप बावक गन्ने में नहीं है उसमें भी दें। इसी तरह से अगर और किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको भी अवश्य दें, चाहे आप बेसल के रूप में दें। बेसल के रूप में नहीं दे पाए हैं तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर सोसाइटी में आपको पावर स्प्रेयर अवेलेबल है। तो जिस समय पावर स्प्रेयर से आप छिड़काव करा रहे हैं किसी कीटनाशक की, उसी समय जिस तत्व की कमी है उसको भी उसमें घोल के साथ डाल के कम खर्चे में आसानी से सुचारू रूप से पौधों के ऊपर छिड़क देंगे, उससे भी आपके पोषक तत्व की कमी की पूर्ति हो जाएगी और आपकी पेड़ी गन्ने की पैदावार अच्छी होगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। और उसके साथ साथ जो कीटनाशक है उसको भी आप दे दें। इसके बाद फिर दूसरी सिंचाई के बाद एक बार इंटरकल्चर ऑपरेशन उसमें करने की जरूरत है। ये डिपेंड करता है कि आप किस दूरी पे आप अपने गन्ने की बुआई की है। अगर 4-4.5 फीट से अधिक दूरी होगी तो जो भी छोटे ट्रैक्टर आपको सोसाइटी पे या चीनी मिल पे मिल रहे हैं उनसे तो कभी भी आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर 2.5 फीट किए हैं या ट्रेंच विधि से 90-30 किए हैं तो बड़े ट्रैक्टर से भी आप जो 3 टाइन कल्टीवेटर वीडर होता है उससे कर लें, या जो ट्रेंच विधि से गन्ना बोए हैं उसमें अपने कल्टीवेटर के जो 9 फाल कल्टीवेटर उसमें 1 फाल खोल दें, 4-4 फाल जो है ट्रैक्टर के टायर पीछे सेट करके ट्रैक्टर दोनों इंटररोज स्पेस पे रिच के ऊपर चलाएं तो आसानी से इंटरकल्चर ऑपरेशन भी होगा और खरपतवार खत्म हो जाएंगे और मिट्टी भी थोड़ा बहुत पौधे पा जाए। ज्यादातर आप लोग देखे होंगे बावक गन्ने में आप खेत की तैयारी करके गन्ना बोते हैं तो उसमें खरपतवार वगैरह की समस्या नहीं होती है, लेकिन पेड़ी गन्ने में खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है। और जो किसान भाई इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल देखिए लेबर नहीं मिल पा रहे हैं और जो मिल रहे हैं महंगे पड़ रहे हैं, उनकी क्षमता भी कम है। अगर मैकेनिकली आप ये सब ऑपरेशन करेंगे तो आपका कम खर्चे में कम समय में जल्दी सुचारू रूप से आपका वो इंटरकल्चर ऑपरेशन होगा, सीधे उसका फायदा आपको गन्ने की ब्यात और बटवार से होता है। क्योंकि आप जानते भी हैं कि अगर कोई भी पोषक तत्व देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अगर खेत में पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं जो कि एक तरह से उसको भोजन को पकाने का काम करते हैं, एग्जाम्पल तौर पर जब जो यूरिया आप देते हो एमाइड फार्म हम देते हैं तो वो एमाइड फार्म पौधे नहीं, उसको कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। वो अगर खेत में कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त होगा और प्रॉपर इंटरकल्चर ऑपरेशन करके एरेशन आप देंगे तो उसमें ये सब माइक्रो जो सूक्ष्म जीव हैं ये पर्याप्त मात्रा में उसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट से नाइट्रेट में और वो इजीली पौधे मिल जाए। ये तो एक पोषक तत्व की बात आपको बताएगी। इसी तरह की जो भी फास्फोरस पोटेशियम या माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सबका जो है मिनरलाइजेशन जो है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होना अति आवश्यक है।
यही सब ध्यान रखते हुए हमारे जो अपर मुख्य सचिव साहब हैं, उन्होंने हर सोसाइटी में ये नई नई मशीनें डाल दी हैं, चाहे राइट मैनेजमेंट डिवाइस की बात हो या ड्रेस मल्चर की बात हो, जिससे आप लेबर की अनुपलब्धता में या महंगे लेबर की सिचुएशन में आप सब काम ये अपने ट्रैक्टर से इजिली हायर रेट पे इम्प्लीमेंट ला के आसानी से समझ कर लें, जिससे आपका जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है वो आसानी से कम खर्चे में कर लें। तो वो पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में मिनरलाइजेशन होने से उनका अपटेक ज्यादा होगा, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, पैदावार। इसी तरह खरपतवार नहीं होते, जो खरपतवार होने से नुकसान होता है वो भी बच जाएगा। अदरवाइज आप जानते भी हैं कि 12 से लेकर 72% तक खरपतवार का इन्फेस्टेशन हो गया, डिपेंड करता है कितनी पॉपुलेशन खरपतवार की और किस तरह खरपतवार। ज्यादातर आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ी गन्ना होता है उसमें पेरिनियल बहुवर्षीय पौधे टाइप के जो खरपतवार होते हैं वो ज्यादा होते हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है मैनुअली। सीजनल जो खरपतवार होते हैं उसको एक बार आप बुराई कर दिए खत्म होता है, लेकिन जैसे दूबग्रास है, मोथा है या नेपियर है, ये सब आपको ज्यादा मतलब समस्या क्रिएट करते हैं, जिनका अगर मैकेनिकली जब आप इंटरकल्चर ऑपरेशन ये अच्छी तरह से ये कंट्रोल हो जाते हैं और पोषक तत्व जो लेते हैं उससे निजात मिल जाती है। साथ ही साथ जो टिलरिंग, अगर टिलरिंग के समय खेत में प्रॉपर इंटरकल्चर ऑपरेशन तो खरपतवार गति होंगे, इरेशन नहीं होगा तो सूक्ष्म जीव की कर्मी होने के नाते पोषक तत्व आसानी से नहीं मिलते हैं, उनका जो अपटेक कम होता है, जिसके नाते उनकी प्रभाव। ये सब चीजों अगर आप ध्यान देंगे निश्चित रूप से आपका खेत की बढ़वार अधिक होगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। इसी के साथ साथ सिंचाई की बात हो, मिट्टी चढ़ाने की बात हो या गन्ने की बधाई की बात हो, जैसे आप भावक गन्ने में करते हैं उसी तरह से पेड़ी गन्ने को भी करना आवश्यक है। जानते भी होंगे कि पेड़ी गन्ने की जड़ें तो भावक गन्ने से भी थोड़ा सा उथली होती है। पेड़ी गन्ना आप 8-10 सेंटीमीटर जमीन के नीचे पैड़ा डालते हैं, उसके नीचे जड़ें जाती हैं, जबकि पेड़ी के देख रहे हैं जो स्टबुल ऊपर है उसी के जो ऊपर की नोट्स होते हैं वहीं से जड़ें निकलती हैं। ये 7-8 सेंटीमीटर भावक गन्ने से इनकी जड़ें उथली होती है। इसके लिए पानी भी आपको जल्दी से समझ देना है और मिट्टी चढ़ाने और बधाई करने पर भी विशेष ध्यान देना है, अगर गन्ने के बराबर आप पेड़ी गन्ने से पैदावार लेना हो तो। ये देखिए कई महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब ने बताई कि किस तरीके से हम पेड़ी प्रबंधन करके, चाहे राइटोन मैनेजमेंट डिवाइस है या फिर ओड्रेस मल्चर है, उसको करके हम कैसे पैदावार ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ा सा और आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि किसान भाइयों की एक ये समस्या कह लीजिए या कह लीजिए कि समय से प्रबंधन ना होने की वजह से जो सपोज करिए कि हमारा 1 एकड़ का प्लाट है या 2 एकड़ का प्लाट है, किसान भाई उसकी कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद फिर उसकी सप्लाई करते हैं, तो सारे प्लाट की सप्लाई एक साथ नहीं होती है। आधे प्लाट की उनकी जैसे जैसे पर्चियां आती रहती है उसी हिसाब से उनकी सप्लाई होती रहती है। तो उसमें हमें किसान भाइयों को यह बताने की जरूरत है कि वो ये सोचते हैं कि जब हमारा 2 एकड़ पूरा खाली हो जाएगा तभी हम करेंगे। अगर हमारा आधा एकड़ खाली हो गया या 1 एकड़ खाली हो गया तो क्या वो प्रबंधन कर सकते हैं उतने ही? निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर एक प्लाट उनका सीधा सीधा, चाहे 1 एकड़ को, आधा एकड़ को, 2 बीघा हो, चाहे जब सीधा सीधा खाली होगा उसमें ये जो बातें बताई गई है, पहले पत्ती बिछा दीजिए, फिर स्टेबल मल्चर लेके उसको स्टेबल मल्चिंग कर लीजिए, फिर सिंचाई करिए, फिर राइटोन डिवाइस से उसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करें। और उसमें जैसे ज्यादा से कोई एरिया पहले कटा होगा तो उसमें थोड़ा सी स्प्राउटिंग हुई होगी, तो वो आप मत करिए कि स्प्राउटिंग है फिर अगर स्टेबल मल्चर चले कट जाए जैसे हमारी ग्रोथ जो है प्रभावित। इसमें कहीं डरने की बात नहीं है, बल्कि उसमें अगर 4 मदर फ्रूट कटे होंगे तो निश्चित रूप से अगली बार उसमें 8 मदर फ्रूट निकलेंगे, उसमें टिलरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। इसलिए ये जो ऑपरेशन बताया जाए उसको आपको एक साथ समय से करना अति आवश्यक। उसमें कहीं ये नहीं है कि जब कोई पार्ट हमारा 4 दिन पहले हो गया तो कोई 5 दिन बाद आया है, लेकिन एक सीधा सीधा जहां आपका ट्रैक्टर आसानी से वो इम्प्लीमेंट लेके मूव कर सके। हाँ, वो चाहे 4 बिस्सा की बात हो, चाहे 4 बीघे की बात हो या आधा एकड़ 1 एकड़ की बात हो, 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो खेत खाली हो जाए उसमें आप एक कल्चर ऑपरेशन आप निश्चित कर लें कि हमको समय से कर देना है। अन्यथा उसमें फसल में असामान्यता आ जाती है। आधा फसल पता चला कि उसमें पूरा हो चुका है, फिर बाद में नहीं पूरा हुआ रहता है, तो वो काफी असामान्यता आ जाती है। और अगर लाभ की बात करें पेड़ी फसल से, तो एक तो इसमें जो लागत की बात आती है, चाहे कि वो खेत की तैयारी हो जिसमें जुताई उड़ाई आती है, या फिर बीज की कीमत आती है जो कि एक अच्छी खासी कीमत लग जाती है, बीज की कीमत की बात हो, गन्ने की बुआई में जो खर्च होते हैं वो है, ये सारी चीजें हमारी पेड़ी की फसल में इनकी सीधे सीधे बचत होती है। दूसरी चीज ये है कि पेड़ी की फसल पौधे गन्ने की तुलना में कम समय में तैयार हो जाती है।
ये हमारी बेड़ी की फसल जो है, ये हम जब भी हमारी चीनी मिल चलेगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो सप्लाई के लिए जल्दी हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। चीनी मिल जल्दी चलाने में सहूलियत मिल जाती है और उसको काट के हम गेहूं भी समय से बो लेते हैं। इससे जहां कम लागत में आप पैदावार अच्छी पा सकते हैं, जल्दी उसकी सप्लाई होगी, जल्दी पेमेंट आपको मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप जल्दी सप्लाई करते हैं तो तीसरा फायदा चीनी मिल को भी है कि उसकी रिकवरी भी शुरुआती दौर में गन्ने की रिकवरी कम आती है, तो बेड़ी की सप्लाई अगर होती है तो उसमें उनकी रिकवरी भी अच्छी आती है। तो कई फायदे हैं, बस हमें जरूरत इस बात की है, जो विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, विभाग द्वारा जो कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं, उनका हम समय से उपयोग करके, चाहे वो रैटून मैनेजमेंट डिवाइस हो या ट्रेस मंचर हो। ट्रेस मंचर के अनेक फायदे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पत्तियां छोटी छोटी टुकड़ों में आ जाती हैं, और अगर उसी में आप ऑर्गेनो डिकम्पोजर डाल दें 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या जो भी है, तो उसको डाल अगर देते हैं तो जल्दी सड़ जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होती है। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, पत्ती आप उसमें ट्रेस मंचर द्वारा चला कर रोक रहे हैं, हो सकता है उसमें कीट की भी समस्या है। उसके लिए हमारे साथी डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह आ गए हैं, ये बताएंगे कौन कौन से उसमें कीटनाशक डाल दें जिससे उसमें कोई कीट का प्रकोप। तो बिल्कुल हम लोग उसी पर भी चर्चा पे आ रहे थे कि ये तो बात हो गई कि किस तरीके से पेड़ी का प्रबंधन करें। अब बात आती है कि चूंकि पेड़ी में शुरुआत में ब्लैक बग या कई तरह के कीटों का भी प्रकोप होता है, तो हमारे साथ डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह है जो कि प्लांट प्रोटेक्शन हेड है। तो डॉक्टर साहब, पेड़ी में जो कीट लगते हैं उनका किस तरीके से किसान भाई प्रबंधन करें? डॉक्टर सुजीत का बहुत ही चर्चा, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। चर्चा बहुत ही रोचक चल रहा था, हमारे डॉक्टर साहब की तरफ बताया गया कि रैटून मैनेजमेंट कैसे करें। इस पेड़ी प्रबंधन में कीट प्रबंधन का भी, एक समेकित कीट प्रबंधन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत ही बड़ा इसमें, क्योंकि कीट पतंगे का समय चल रहा है। वर्तमान में लगभग 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो गया और तापमान ये बढ़ने की संभावना लगातार है। मई और जून अभी महीना आने वाला है, जिससे कि तापमान इसका लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाएगा। और कीटों के लिए जो अनुकूल तापमान होता है यही होता है, यही फेवरेबल तापमान होता है। अगर पेड़ी प्रबंधन की बात करें तो पेड़ी प्रबंधन में वो सारी तकनीकियों को अपनाएंगे जैसा कि अभी अच्छा डिस्कस हुआ है। लेकिन जैसे ही पौधा हमारा बड़ा हो जाता है या जब हम ट्रेस मल्चिंग से पौधे की कटिंग छोड़ देते हैं, तो उसमें जो ट्रेसेस पड़े रहते हैं उसमें भी बहुत सारे हमारे इंसेक्ट के लिए शेल्टर के रूप में काम करता है, बहुत सारे इंसेक्ट उसमें रहते हैं। और जैसे जैसे पेड़ी का बढ़वार होगा उसमें उपज थोड़ी सी बढ़वार होगी, 1 से 1.5 फीट का हमारा उपज हो जाएगा। तो उसमें गर्मी का तापमान होने की वजह से पत्तियों को चूसने वाले चूसक कीट का प्रकोप भी बहुत तेजी से फैलेगा। इसके अलावा चूंकि अभी बेधक कीटों का प्रकोप होने वाला है, बेधक कीट का प्रथम पीढ़ी, अगर सबसे मजबूत बेधक कीट की बात अगर मैं करता हूं तो चोटी बेधक की प्रथम पीढ़ी अभी निकल रही है। द्वितीय पीढ़ी अभी मई के सेकंड वीक से शुरू होने वाली है। तो इससे बचाव करने के लिए हमें निश्चित रूप से पीढ़ी को कीट पतंगों से बचाव करने के लिए, चूसक कीट से बचाव करने के लिए सावधानी को अपनाते हुए कीटनाशक का स्प्रे करना आवश्यक हो गया है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो चूसक कीट में सबसे प्रमुख जो कीट होता है ब्लैक बग, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर पाटिल जी ने भी थोड़ा सा संक्षिप्त में किया था। ब्लैक बग का प्रकोप हमारी पीढ़ी फसल में बहुत तेजी से फैलता है। और ब्लैक बग का प्रकोप जो पत्ती के जो बीज की गोंप वाली पत्ती होती है उसके अंदर प्रकाश होने पे दिन में ये छुप जाता है और जैसे ही रात्रि होता है सारे पत्तियों को चूसने लगता है। और चूसने पे एक स्थिति ये आ जाती है, पूरा का पूरा पेड़ी पीलापन के साथ सूखने लगता है, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ जाती है। यदि और काले रंग के ये चींटे के आकार के होते हैं, नर और जितने भी वयस्क होते हैं छोटे भी आकार के होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। और जो शिशु इसका जो ब्लैक बैग होता है ये भी वो उतना ही शक्ति के साथ चूसने का काम करता है और दोनों कंडीशन में पत्तियां सूखने लगती है। अगर उसमें ब्लैक बग का प्रकोप हो गया है आपके खेत में तो किसी भी कीटनाशक का, मगर 2-3 कीटनाशक की मैं बात करूंगा, विकल्प के रूप में अगर इमिडाक्लोपीड 17.8 ऐसा का है, इसका भी 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 625 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद आप स्प्रे करते हैं। और इस प्रकार से स्प्रे करें कि उसका जो स्प्रे का दवा का प्रकोप है, दवा पत्तियों के बीच वाले हिस्से पे निश्चित रूप से पड़े। जब बीच वाले हिस्से में पड़ेगा तो उसके गोंप के अंदर पत्तियों के नीचे जो बसने वाले हमारे ब्लैक बग के चूसक कीट है वो उसके ऊपर दवा पड़ेगा, दवा का प्रभाव पड़ने से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर इसकी अनुपलब्धता है या किसान इसके विकल्प के रूप में बात करता है तो प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% का मिक्सचर ले ले और उसको लेने के बाद 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 625 लीटर पानी में डालने के बाद स्प्रे कर सकता है। इसके अलावा आप क्विनालफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 25% एसी में आता है। इसका भी हम 825 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 625 लीटर पानी में मिला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विकल्प की अगर हम बात करें रासायनिक विकल्प की तो क्लोरपाइरिफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से भी हम स्प्रे 625 लीटर पानी में डालने के बाद हम कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास विकल्प हैं जो कि चूसक कीट, किसी भी प्रकार के अगर चूसक कीट आपके खेत में लग जाते हैं, क्योंकि अभी उच्च तापमान है और उच्च तापमान में ब्लैक बग का प्रकोप ज्यादा होता है और जैसे ही गन्ना बनने लगता है, गन्ना बनने की स्थिति में हमारे जो मिली बग है, मिली बग का प्रकोप धीरे धीरे मई से शुरुआत होगा, मई जून से, और लगातार आगे की तरफ प्रकोप इसके बढ़ते जाएंगे।
ये तो रही हमारे चूसक कीट का प्रकोप से बचने के लिए पेड़ी प्रबंधन के बारे में। अगर हम थोड़ा सा बेधक कीट के बारे में चर्चा करें, क्योंकि बेधक कीट में सबसे प्रमुख बेधक कीट है चोटी बेधक, और चोटी बेधक का प्रकोप इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों का फोन कॉल हम रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में, शुरुआती अवस्था में यदि बहुत ही कम इसके प्रतिशत है, ईटीएल लेवल से कम है, तो उसे अपने छोटी सी पतली खुरपी लेंगे और प्रथम मिर्चसार पौधे जितने भी हमारे बनेंगे, पत्तियों पर यदि छोटे छोटे छर्रे जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं, ये प्रथम पीढ़ी के लक्षण में भी दिखाई देंगे और द्वितीय पीढ़ी में भी पर्याप्त ये दिखाई देते हैं। और इस तरह से जो मिर्चसार पौधे हैं, 1.5 हाथ सूखे पत्ते दिखाई देते हैं, सूखे पत्तियों के साथ साथ पौधे दिखाई देते हैं। पतली खुरपी के साथ मैकेनिकल कंट्रोल के माध्यम से उसे निकाल लें और उसे चारे में प्रयोग कर लेना चाहिए। ये तो बिना किसी दवा का इस्तेमाल किए हुए कंट्रोल आप कर सकते हैं। यदि दवा का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके प्रथम पीढ़ी का आगमन आपके खेत में दिखाई दे रहा है, तो चोटी बेधक के प्रकोप से बचने के लिए अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या मई के फर्स्ट वीक में क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का, जो कि 18.5% एससी में आता है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और जो नैपसेक स्प्रेयर आता है, उसके नाजल को लूज कर लेंगे। ढीला करने के बाद पूरे खेत में ड्रेंचिंग करेंगे, स्प्रे का काम हम नहीं करेंगे। नोजल को लूज करने के बाद इस दवा को 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में हम मिलाने के बाद घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद जड़ों के पास हम ड्रेंचिंग करें और ड्रेंचिंग करने के तुरंत बाद सिंचाई कर देना चाहिए। या दूसरा तरीका यह है कि सिंचाई करने के ठीक बाद जैसे ही आपकी अवस्था उसमें घुसने की हो जाए, उसके बाद भी क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का भी इस्तेमाल ड्रेंचिंग के रूप में कर सकते हैं। इस तरह करने से, चूंकि इसका पर्याप्त 90 दिन का जो से आगे का महीना होता है, उसमें द्वितीय पीढ़ी का भी चोटी बेधक का आक्रमण होता है और तृतीय पीढ़ी का भी आक्रमण होता है। ये दोनों पीढ़ी चोटी बेधक की पीढ़ियों से हम बचाव कर ले जाते हैं और हमारा फसल जो होता है सुरक्षित होता है चोटी बेधक से। चोटी बेधक के साथ साथ अंकुर बेधक का भी प्रकोप किसान भाइयों की पीढ़ी में निश्चित रूप से दिखाई देता है। यदि पीढ़ी धीरे थोड़ा बड़ा हो गया तो इससे भी बचाव करने के लिए शुरुआती अवस्था में यदि दिखाई दे रहा है, बीज की जो गोंद की पत्ती होती है सूख जाती है, अंकुर बेधक का यह प्रमुख लक्षण होता है। और जैसे ही ऊपर खींच के हम निकालते हैं तो निकल के हाथ में चला आएगा और निचले हिस्से से बहुत ही तीखी बदबू आती है। ऐसी अवस्था में पतली खुरपी से आप काट के जमीन की सतह से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की हमने बात किया, उससे भी इस अंकुर बेधक का हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा अंकुर बेधक का यदि आपके खेत में प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है तो क्लोरोपाइरिफास 20% ईसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर मात्रा की बात करें तो 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1875 लीटर पानी में डालने के बाद आप खेतों में सिंचाई करने के बाद आप डाल दें तो अंकुर बेधक के साथ साथ जड़ बेधक का भी प्रकोप, जो कि शुरुआती अवस्था में भी जड़ बेधक का प्रकोप दिखाई देता है, ये सारे बेधक कीट से के प्रकोप से हम बचाव कर सकते हैं। अगर छोटी बेधक के अन्य विकल्प की बात करें, अगर हम क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की अगर बात करते हैं, इसके अलावा अन्य दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके अन्य दवा के विकल्प के रूप में हम फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% के मिक्सचर को अगर हम 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाने के बाद हम ड्रेंचिंग करते हैं और सिंचाई के माध्यम से पूरे खेत में फैला दें, इससे भी बहुत हद तक हम नियंत्रित छोटी बेधक को कर सकते हैं। ये तो रही हमारे लिक्विड दवाओं का विवरण, जिसके माध्यम से हम चूसक कीट के प्रकोप से भी बचाव कर सकते हैं और बेधक कीट के प्रकोप से भी बचाव कर सकते हैं। और बेधक कीट, क्योंकि इसमें तापमान फेवरेबल है, तो बहुत सारे क्षेत्रों से बेधक कीट का प्रकोप, चाहे वो बावक फसल की मैं बात करूं या पेड़ी फसल की बात करूं, क्योंकि अभी पेड़ी फसल की बात हो रहा है, लेकिन बावक फसल की चर्चा मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को बता दूं, क्योंकि इसमें कीट का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है और पेड़ी फसल के साथ साथ बावक फसल में भी चोटी बेधक का प्रकोप ज्यादातर दिखाई दे रहा है। चोटी बेधक का प्रकोप बावक फसल में यदि दिखाई दे रहा है तो वही तकनीकी अपनाएंगे नियंत्रण के लिए जो मैंने पेड़ी प्रबंधन के लिए, पेड़ी में बेधक कीट के प्रबंधन के लिए बताया। चाहे वो शुरुआत में अगर कम दिखाई दे रहे हैं, इसकी प्रतिशतता बहुत ही कम है, तो कम होने की दशा में मैकेनिकल यांत्रिक कंट्रोल के माध्यम से, पतली खुरपी के माध्यम से जमीन की सतह से अगर पौधा है तो काट के उसे निकाल के चारा में उपयोग कर लेना चाहिए। या अगर उसकी अधिकता हो गई है, अधिकता होने में किसी भी रसायन का उपयोग कर लें, जिसकी रसायन की मैंने अभी चर्चा किया, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। अगर बहुत सारे ब्रांड नेम की में आ गया, कोराजेन के नाम से भी आता है और इसका एक 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल के जड़ों के पास आप ड्रेंचिंग करेंगे तो ये बावक फसल में भी चोटी बेधक के प्रकोप से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ हम पेड़ी फसल में भी चोटी बेधक के प्रकोप से बहुतायत मात्रा में हम अपने फसल को बचा सकते हैं, जिससे कि समयानुसार यदि हम बचा लेंगे तो पेड़ी फसल आपके आने वाले दिनों में अच्छी उपज देगी। तो ये तो चर्चा हमारे गई बेधक कीट और चूसक कीट की चर्चा के बारे में, जिसका उपयोग करके, समय से उपयोग करके, नियंत्रित करके निश्चित रूप से इस फसल को आगे हम अच्छी उपज देने के लिए ये स्थिति में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी किसान भाइयों के लेमडा की बात कर रहे हैं, लेमडा में भी इमिडाक्लोप्रिड का भी
है। तो इसमें अभी हमने कंपोजिशन की मैंने बात किया था, पिप्रोनिल और इमिडा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओलियम फ्लेक्सी की अगर बात करें, इसका ओलियम फ्लेक्सी में भी क्लोरेंटानिल क्लोर का है 8% होता है। ये सारे लिक्विड कल्चर, लिक्विड फार्मुलेशन में ही आता है। इसका भी उपयोग किसान भाई अगर जहां पे उपयोग इस तरह की उपलब्धता नहीं होती है या फार्मुलेशन चेंज करना था, इसका भी उपयोग कर सकता है। लेमडा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं विकल्प के रूप में निश्चित रूप से। अगर लेकिन आश्वस्त होना है इस तरह की, क्योंकि अभी लेमडा का टेस्टिंग क्योंकि हमारे संस्थान पे इस तरह से अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस में है, इस पे और ज्यादा वैलिडेशन रिजल्ट मिल जाएगा तो निश्चित रूप से इसकी संस्तुति, वैज्ञानिक संस्तुति दी जाएगी। लेकिन किसान भाई ओलियम फ्लेक्सी की चूंकि टेस्टिंग हम कर रहे हैं, ओलियम फ्लेक्सी का भी अब सिंजेंटा का आता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं छोटी बेदक के लिए। लेमडा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सारे केमिकल है, विकल्प के रूप में निश्चित रूप से आप किसी भी बेदक कीट के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये रही पूरी चर्चा आज हमारी पेड़ी प्रबंधन पे, किस तरीके से अगर उसमें कीट लगते हैं तो हम कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे, किस तरीके से हम सस्य क्रियाएं अपनाएं पेड़ी प्रबंधन में जिससे कि हमारी पैदावार अधिक हो। मैं एक बार पुनः आप लोगों से ये बताना चाहूंगा, अप्रैल मई जून इसमें कीटों का प्रकोप अधिक होता है, फिर उसके बाद बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। तो हम हमेशा हर साप्ताहिक रूप से ये कार्यक्रम चलता रहता है। हमारा ये प्रयास होता है कि जो समसामयिक विषय है उस पर आपको कवर करें। कहने का तात्पर्य है कि आप अनावश्यक रूप से कीटनाशकों को जाकर के दुकान पे ना खरीदें, जो आवश्यक कीटनाशी हो उन्हीं को खरीदें और उन्हीं का छिड़काव करें। इसी के लिए हम आपको जागरूक करते रहते हैं। और समय समय पर ये जानकारी पाने के लिए आप चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के इस फेसबुक पेज को जरूर आप लाइक करें, फॉलो करें। उत्तर प्रदेश गन्ना संघ परिषद के फेसबुक पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप गन्ना खेती से संबंधित सभी चीजों से अपडेट रहें।